Hello, good morning, all of you again. Let us continue the lesson uh, where we ended with the right to freedom. Okay, of what in the earlier point we studied right to right against exploitation, and now we are going to study right to freedom of religion. मतलब ये होता है किसी भी व्यक्ति को जो भी रिलीजन को एक्सेप्ट करना है, एनी रिलीजन, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन चॉइस। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से अपने तरीके से किसी भी रिलीजन को मान्यता दे सकता है, लेकिन उसकी एक हद होगी, और वो क्या होगी? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस एंड कैन प्रमोट, उसको प्रमोट भी कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। ओके, किसी और को भी प्रमोट कर सकता है वो कि इस धर्म में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, प्रमोट कर सकता है। और प्रोपोगेट द सेम, ओके, एंड प्रोपोगेट आल्सो, और उसको बढ़ावा देकर आगे उसकी जानकारी फैलाने के लिए कर सकता है। उस धर्म को फैलाने के लिए वो कोई भी तरीका यूज कर सकता है, लेकिन लिमिट होनी चाहिए, फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। द सेम इज मेंशन इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के अनुसार मेंशन की गई है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट दिस राइट इज टू बी एंजॉयड विद इन परमिशेबल लिमिट्स। वही बोला मैंने आपको, जो परमिशंस आपको लिमिट्स में उसको प्रमोट या प्रोपोगेट करने के लिए मिली है, उसकी एक हद होगी, so that it does not affect the freedom of public administration. Because of this, what will happen? You will not be able to affect, will not have some any kind of a problem to the freedom of public administration. Public के administration में कोई असर ना पड़े, इसका ध्यान रखना होगा। Second, there should be no problem created for the morality of the society. सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और यहाँ तक कि हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं अरेंज करना है कि जिससे सेहत पर फर्क पड़ जाए या सेहत में बिगाड़ हो सके। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द डिफरेंट रिलीजन्स, जो प्रॉब्लमेटिक भी है, अच्छे भी है, तो वो ध्यान में रखकर ही उन्हें हद में यस उनको प्रोपोगेट करना है और प्रमोट भी करना है। द रिलीजियस गैदरिंग्स, जैसे धार्मिक एक प्रकार की गैदरिंग होती है, सब जने एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। ऑफरिंग्स, पूजा पाठ करना, एक साथ में इकट्ठा होकर पूजा पाठ के लिए जाना। और प्रेयर्स, या तो फिर भगवान के सामने जो प्रेयर्स गाई जाती है उसके लिए इकट्ठा होना, आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, लेकिन ये नियम में इंक्लूड नहीं किए गए। आप किसी भी जगह पर गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स और प्रेयर्स कर सकते हैं, लेकिन हद में, उससे कोई दूसरा दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। The state of India, that is a country, does not have any religion of its own. India means not one particular religion. भारत मतलब, इंडिया मतलब कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग इसमें मिक्स होकर रहते हैं, इसलिए कंट्री का कोई एक धर्म नहीं है। और द इंडियन स्टेट is not run as per the principles of any religion or any sect. Country is not run on the basis of the ideologies or the principles or the characteristics or the features of any religion. किसी एक धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर कंट्री को नहीं चलाया जाता है, या किसी सेक्शंस को, सेक्ट को, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के रीति रिवाज को ध्यान में रखकर उस कंट्री को नहीं चलाया जाता है कि सबको यही फॉलो करना है, सबको यही बोलना है, ऐसा नहीं है। The state cannot interfere in the religious matters or religious beliefs. ना religious matters में, ना ही religious विश्वास, जो बिलीफ होती है, जो हम विश्वास रखते हैं कि ये धर्म है, ये भगवान है, तो ऐसे मामले में कंट्री के किसी भी व्यक्ति को बीच में इंटरफेयर करने का अलाउ नहीं है, ऑफ एनी ग्रुप, इफ इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक। अगर वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इसका भी डिटेल क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। The religious groups have been given the freedom to establish any religious organization. कोई भी एक धार्मिक संस्था खोल सकता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति कोई भी धार्मिक संस्था खोल सकता है, and can manage, उसको मैनेज भी कर सकता है, and administer them, इन संस्थाओं को एडमिनिस्ट्रेशन में रख सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है, उसके द्वारा अलग अलग काम किए जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क्स कैन बी कैरिड आउट विद द प्रॉपर चैनल फॉर रिलीजियस एंड फिलैंथ्रोपिक, मतलब किसी की भलाई के लिए, बेटरमेंट ऑफ समवन, दान देना, दान धर्म करना, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिलैंथ्रोपिक टाइप ऑफ एम्स, ताकि
किसी का भला हो सके उस धर्म की वजह से। द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्री जो फंड इकट्ठा होता है थ्रू पब्लिक टैक्सेस, पब्लिक का जो टैक्स भरा जाता है और ये जो फंड आता है, ये फंड वो यूज नहीं कर सकता, कंट्री नहीं यूज कर सकता। और पब्लिक फंड या पब्लिक का जो इकट्ठा किया हुआ फंड है, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजियस एंड सेक्टर, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसे का उपयोग करना, जो इनकम टैक्स में हम पर भरते हैं या पब्लिक टैक्सेस जो भरते हैं या पब्लिक जो फंड आता है, इसका उपयोग किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना किसी सेक्शन के या किसी सेक्ट को इसको बढ़ावा देने के लिए अलाउड नहीं है। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट, अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज की स्कूल्स होती है, लाइक मे बी द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्कूल रन बाय द इस्लामिक or maybe the Muslim you can say, or maybe the Hindu religion, or maybe the Sikh, maybe the Christians, maybe the particular minority की जो schools होती है particular धर्म के आधार पर जो चलाई जाती है, इसमें भी एक नियम है। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन द गवर्नमेंट, और उसमें गवर्नमेंट ग्रांट आती है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको पैसा दिया जाता है ताकि उस स्कूल को बढ़ावा दिया जा सके। बट कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन, उसमें धार्मिक किताबों को ध्यान में रखकर, धर्म के ग्रंथों को ध्यान में रखकर उसको धर्म की पढ़ाई नहीं करवाया जा सकती, ये याद रखना है। और कंपेल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन, या किसी रिलीजन के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी दूसरे धर्म के बच्चे को या किसी भी उसी के धर्म के बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते, आप कंपेल नहीं कर सकते। दैट इज कंपेल मींस टू फोर्स समबडी टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर रिलीजियस एजुकेशन और टू अटेंड एनी रिलीजियस मीटिंग आल्सो, और ना ही ऐसे व्यक्ति को किसी रिलीजियस मीटिंग में फोर्सफुली बुलाकर उस रिलीजियस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कहा जा सकता है। देन ओनली वी विल बी एबल टू एंजॉय द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तब जाकर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सही उपयोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ना अंडर दिस टाइटल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या क्या होता है? People of various religion, different religions are there in our country, various languages are spoken and different cultures are there, रीति रिवाज है, कल्चर है, संस्कृति अलग अलग चीजों की, जैसे किसी को किसी पर्टिकुलर स्टेट में कपड़ों का है, खान पान का है, या पर्टिकुलर डांसेस का है, परफॉर्मेंसेस है, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी डांस है, ये एक कल्चर का हिस्सा है। दे ऑल लिव इन इंडिया टुगेदर, ये सब एकजुट होकर कंट्री में रहते हैं, सबके सब धर्म है, भाषा है, कल्चर्स है, लेकिन रहते एक ही कंट्री में। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना, उसको बचाना अगर है तो एनी पर्सन कैन डू सम गुड एक्टिविटी टू प्रिजर्व द लैंग्वेज। कुछ भाषाएं लिखी जाती हैं तो उनका स्क्रिप्ट जो है उसको भी प्रिजर्व किया जा सकता है। कल्चरल आइडेंटिटी, किसी कल्चर का आइडेंटिफिकेशन क्या है, that identification can be also preserved according to the rules and regulations. And ethnicity, some good characteristics found in the moral manner in that particular yes religion or maybe in the particular society, उस ethnicity को maintain किया जा सकता है। Any educational institution which rely on the government grant, कोई भी educational institution, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, मे बी द यूनिवर्सिटीज जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है, कैन नॉट डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ऐसी संस्था, ऐसी स्कूल, कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जहां पर आप किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए अलाउ किया जाता है और इसको कोई रोक नहीं सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई हिंदू धर्म की संस्था है या कोई मुस्लिम धर्म की संस्था है और इसमें किसी और धर्म का व्यक्ति पढ़ने जाता है तो उसे आप रोक नहीं सकते। अगर उसको पढ़ाई करनी वहां पे तो पढ़ने देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द नेशन विद द सेक्युलरिज्म, हम सेक्युलर कंट्री हैं और इसमें सभी धर्म समान तरीके से रिस्पेक्ट किए जाता है। सो यू कैन नॉट डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ विच थिंग्स, रिलीजन देखकर उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कास्ट देखकर, क्रीड देखकर, लैंग्वेज देखकर या फिर कोई भी दूसरा कारण ढूंढ के उसको रोका नहीं जा सकता है, उससे एडमिशन यस देना होता है। और इसके लिए भी अच्छे से नियम गवर्नमेंट ने लागू किए हुए हैं, रिजर्वेशंस होते हैं।
रोस्टर सिस्टम्स भी होती है। इफ एनी इंडिविजुअल अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अपील करता है किस बात की, वोट करने के लिए, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, कास्ट या लैंग्वेज, अगर ऐसा कोई फोर्स करता है कि तुम मेरे धर्म वाले हो, मेरे जाति के हो, मुझे वोट देना, अगर ऐसा कोई वो बढ़ावा देता है, then do you know what is it? It is considered as a malpractice as per the Act 123 Section 3. इसको malpractice की तरह गिना जाता है। malpractice मतलब गलत तरीका इस्तेमाल करना, गलत तरीके से वोटिंग करवाना या फोर्सफुली वोटिंग करवाने के लिए एक प्रकार का गुनाह माना जाता है। एज पर द एक्ट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नंबर 123 विद द सेक्शन 3, एनी ऑफ द स्टेट कैन फ्रेम अ लॉ, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री जो है ना, एक नया लॉ फ्रेम कर सकता है, तैयार कर सकता है, एंड प्रोवाइड द राइट्स टू इट्स सिटीजन्स टू फॉर्म एंड मैनेज एनी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड देन दैट सिटीजन कैन फॉर्म or construct or build any kind of educational institution, but on the basis of cultural and linguistic minority, और उसमें कल्चर को ध्यान में रखकर और भाषा को ध्यान में रखकर ऐसे माइनॉरिटी की स्कूल को यस खोला जा सकता है, ओपन किया जा सकता है, जिसमें सभी धर्मों को समान तरीके से माना जाएगा, लेकिन उस पर एक विशेष प्रकार का अधिकार उस माइनॉरिटी का कल्चर का होता है। The state shall not discriminate in giving educational grants. कंट्री किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देने से भेदभाव नहीं करेगा कि ये हिंदू धर्म की है तो इसको 50 लाख दो, ये मुस्लिम है तो इसको ज्यादा दे दो या कम दे दो। ऐसा किसी के धर्म को ध्यान में रखकर ग्रांट्स को रोका नहीं जा सकता। और एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो मिलती है फ्रॉम द स्टेट फंड, वो भी स्टेट की फंड से जो दिया जाता है, टू एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी, ये अन्य भाषा वाले हैं, ये अलग धर्म वाले हैं, उसके आधार पर किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फंड देने से या पर्टिकुलर ग्रांट देने से जो एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगा, किसी को रोका नहीं जा सकता। It in the state, if the state, actually it is not it, if the state desires to take over or confiscate the property of minority, ध्यान देना इस बात पे, अगर कंट्री को ये लगता है कि पर्टिकुलर टाइप की माइनॉरिटी की स्कूल को या कोई प्रॉपर्टी है और उसे हस्तगत करना है, उसे अपने नाम पर कर लेना है या उसे सामने वाले को बेचना है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम इसको खरीद सकते हैं तो उसको कॉन्फिस्केट करना बोलता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो माइनॉरिटी की है या किसी पर्टिकुलर धर्म की संस्था जो है, इंस्टीट्यूशंस है, देन इट कैन डू सो ओनली आफ्टर गिविंग प्रॉपर रिटर्न्स, लेकिन बदले में अगर सही ढंग का पैसा देकर उसे खरीदा जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई भी दूसरा व्यक्ति भी खरीद सकता है उसे, तो अगर सही अमाउंट मिलती है बदले में तो वो खरीदी जा सकती है। लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जमीन की बात करें हम, तो जमीन हम किसी आदिवासी व्यक्ति से या किसी बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति से हम अपने नाम पर फोर्सफुली नहीं कर सकते, और करवा भी ली तो आपके नाम पर वो कभी नहीं चेंज होगी, ऐसा भी एक रूल है। सो वेयर यू बिल्ड योर हाउस, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द rules and regulations of the constitution. In this way, important provisions in the context of the educational institution have been made in the constitution. इस तरह से एक important provision, एक important नियम बनाया गया है, किसके context में, किस चीज को ध्यान में रखकर, educational institutions को ध्यान में रखकर constitution में इसके लिए भी अच्छे से नियम बनाए गए हैं। Now, right to constitutional remedies, बहुत important point है। No matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये नियम बना, वो नियम बना, करेक्ट, कितने सारे प्रोविजंस मेंशन किए हैं, खास करके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर ये जो नियम बनाए गए, पता नहीं कितने सारे नियम बनाए गए और कितने सारे प्रोविजंस, लेकिन उसका तब फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा कब, इफ दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, अगर इनको सही ढंग से, इफ दीज पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट प्रॉपरली पुट इनटू एक्शन इन द सोसाइटी, इनको अगर इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं किया गया तो इन नियमों का बनाकर कोई मतलब नहीं है। जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड था, सबको बोला गया था कि घर पे रहिए, लेकिन हम कैसे हैं इंसान,
बाहर निकलने का बड़ा उतावलापन होता है। तो हम क्या करें, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द रूल प्रॉपरली, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल, और बाद में आरोप किस पर लगाते हैं, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती। आप उस रूल को फॉलो कर रहे थे? नहीं, नियम तो बना के दिया था गवर्नमेंट ने, तो आपको फॉलो करना चाहिए था ना उसे। लेकिन आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आरोप तो आप गवर्नमेंट पे ही लगाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट को इतना सख्त हो जाना चाहिए कि बाहर निकलते ही पहले इस आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तब आप चुपचाप घर पे रहेंगे और तब भी कोसेंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हम पर बहुत सख्ती दिखाती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपके घर पे आकर आरती पूजा करनी चाहिए आपकी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नियमों को अगर बनाया गया तो उसको फॉलो करने का काम हम सिटीजन्स का है, क्योंकि हमारे पास कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें निभानी है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। देन देयर रिमेन्स नो मीनिंग ऑफ सच फ्रीडम और राइट। और ऐसे हालात में अगर हमें कोई फ्रीडम मिलती है या कोई राइट्स मिलते हैं और जिनको हम फॉलो ही नहीं करते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिर गुंडागर्दी हो जाएगी। देयरफॉर इसलिए अ प्रोविजन हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए भी एक नियम बनाया हुआ है कि कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे फॉलो करवाया जाना चाहिए। Therefore, a provision has been made in the constitution for the implementation of these rights, and according to these rights, under it, a writ in the Supreme Court can be made. आप सीधा कोर्ट में ऐसा कोई व्यक्ति दिखे या ऐसा कोई ग्रुप दिखे, ऐसी कोई सोसाइटी दिखे, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति दिखे या कोई कास्ट क्रीड का दिखे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ आप पिटीशन रिट कर सकते हैं, मतलब केस दर्ज कर सकते हैं। कैन बी मेड फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, यू कैन गो स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट। दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इसको किस आधार पर आपका अधिकार माना जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन का सोल्यूशन दीजिए आप हमें। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये करो, वो करो, ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, लेकिन ये लोग तो कर ही नहीं रहे, तो आप सीधा इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करवा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यस, बेसिक फाउंडेशन है। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, एंड देन सुप्रीम कोर्ट प्लेज इट्स ओन रोल especially to protect the fundamental rights. And for this, if the court finds it necessary, then it can give orders, और कोर्ट को लगा तो वो ऑर्डर निकाल सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, या किसी नियम को डिक्लेयर कर सकता है, हटाया जा सकता है कि ये नियम लागू ही मत करो, निकालो इसको, क्योंकि इसको फॉलो करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो अगर हो रही है तो की बात है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है और फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन कोर्ट विल नॉट डिक्लेयर इट, कोर्ट इसको रिमूव नहीं करेगा। द एपेक्स कोर्ट, the highest court, the most respected court of our country, that is the Supreme Court, is vested, is given, okay, the special powers by the Constitution, और Constitution इसको special powers देता है। Nobody can oppose it. अगर एक बार बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो आप इसका विरोध नहीं कर सकते। If any person puts a complaint against any state, अगर कोई भी व्यक्ति किसी स्टेट के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करता है कि ये स्टेट में ऐसा हो रहा है या कंट्री में ऐसा हो रहा है और इसका नियमों का उल्लंघन हो रहा है, फॉर द वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए उसका उल्लंघन हो रहा है, दे आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स राइट। तो तब जाकर सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करेगा, कैन फाइंड आउट द बेटर सोल्यूशन टू गिव और प्रोवाइड द प्रॉपर राइट टू द प्रॉपर सिटीजन्स and make the changes in the, yes, rules and regulations. Dr. Baba Saheb Ambedkar has considered this right. उन्होंने खुद जब इस संविधान को बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था अपने टीम मेंबर्स के साथ, उन्होंने अकेले नहीं लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 3.5-4 साल लग गए थे। तो जब वो अपने टीम के साथ बैठकर, वो तो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मेन हेड थे खास करके बनाते वक्त, तो उन्होंने इस नियम को, रेमेडी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे माना है, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है ये। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट। पार्लियामेंट क्या करता है, हैंड ओवर करता है किस चीज को, पावर्स को, सत्ता दे देता है किसी कोर्ट को, ताकि वो ऑर्डर्स निकाल सके, ऐसे कोई नियम बना सके, ताकि जिससे पब्लिक में वेलफेयर मेंटेन हो सके, पीस मेंटेन हो सके, इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके। If the state legislative assembly
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा फ्रेम्स, अगर वो कोई नया नियम बनाती है, कोई स्टेट जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई भी स्टेट अगर ऐसा कोई नया नियम बनाती है, एनी लॉ विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और ऐसा नियम बनाया कि जिससे हमें हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, और नॉट इन कॉन्ग्रेंस ऑफ इट, या तो फिर उससे मिलता जुलता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हद के बाहर जा रहा है वो, then the Supreme Court can stop the state from doing such type of things. तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे राज्य को ऐसा करने से रोक सकता है, और इतना इतना पावर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा उसके अंदर जो मेन चीफ जस्टिस है उनको सबसे ज्यादा पावर्स दी जाती है. Thus, this right provides an opportunity to any of the citizens to approach court. According to this right, any person can go to the Supreme Court or any court for the violation of fundamental rights. The Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizens. Constitution क्या provide करता है? The fundamental rights to the Indian citizens. Indian citizens को fundamental rights पूरी तरह से yes कौन देता है? Constitution देता है. These rights are given against the governments. ये जो rights बनाए गए तो वो किसके खिलाफ दिए हुए हैं? गवर्नमेंट्स के. अगर गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो फॉलो उनको करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं. both the governments, central government हो सकते हैं और मे बी द स्टेट गवर्नमेंट also. The fundamental rights are applicable to all the citizens at all the times. जिंदगी भर इसको लागू किया जाता है और जिंदगी भर इसको फॉलो करना है for the whole life. But can be suspended during the time of emergency. लेकिन ये जो अधिकार हम प्राप्त करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, इनको इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो उस वक्त हम इन अधिकारों के हद में नहीं होते. उस वक्त हमारे ये सब अधिकार इमरजेंसी डिक्लेयर होने पर यस छीन लिए जाते हैं. तब आपको कंट्री का एक सिटीजन होने का रोल प्ले करना होता है. जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो गवर्नमेंट ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, ऐसा है वैसा, ये बोलने का अधिकार उस वक्त हमें है ही नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं गवर्नमेंट को भी भुगतनी होती है, प्लस सिटीजन्स को भी इसका सामना करना होता है. एनी स्टेट कैन नॉट फॉर्म एनी लॉज. कोई भी स्टेट डायरेक्टली कोई भी नियम नहीं बना सकता है which take away the fundamental rights of these citizens, जिससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स उनसे छीने जा सके. ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन हियर, फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे एसएस की बुक के स्टार्टिंग में ही दिए होते हैं. क्या काम के है वो? The people of India were more aware of their rights and duties since ancient times. पुराने जमाने से हमारे कंट्री के लोग हमारी ड्यूटीज, हमारे राइट्स अच्छे से इसका उपयोग कर रहे हैं. Just as the citizens are given various fundamental rights, जैसे हमें जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उसी तरह से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे पास हमें प्रिजर्व करके रखनी होती है. इनको सही ढंग से यस हमें दिया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वाज मेड इन द ईयर 1976 में. ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा ड्यूटीज भी हम पर लागू की गई थी कि हमारा भी फर्ज बनता है कंट्री के लिए हम क्या करें. द फंडामेंटल ड्यूटी एम्स टू इंकलकेट लव फॉर नेशन. इसका मेन ध्येय क्या है? कंट्री के प्रति आपका प्यार, नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, वेरियस हाई आइडियल्स, हाई प्रकार के आइडियोलॉजीज को यस एक्सप्रेस करना, एंड वैल्यू अवेयरनेस. और अलग अलग चीजों की जो वैल्यूज होती है, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन सी चीज को कितनी अहमियत देनी चाहिए, किस चीज को कितना अच्छे से संभाला जाना चाहिए. तो ये जो अवेयरनेस है सिटीजन्स में जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमें यस फॉलो करनी होती है. thereby helping in developing the nation. इससे कंट्री की डेवलपमेंट में हम योगदान दे सकते हैं. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ नेशंस यूनिटी. हर एक सिटीजन का काम है नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना, इंटीग्रिटी, सोवर्निटी. इससे क्या होगा? सो दैट देयर रिमेन्स, ताकि हम कंट्री में पीस, सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी, कम्युनिटी के बीच में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव, एंड एकॉर्ड, और एक दूसरे को समझना, ये हम सीखेंगे. The fundamental duties are given on the first page of the textbook. I have told it earlier also.
इस फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो 7 नियम या बहुत सारे लिखे हुए 13-14 है, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या फॉलो करना है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, ये ध्यान से समझना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो। द नेशनल फ्लैग आल्सो मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जो हम आमतौर पे बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं या गलत तरीके से हम उसको फेंक देते हैं। एंड नेशनल एंथम, सीधे खड़े रहना भी नहीं जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। व्हेन यू स्टार्ट विद द नेशनल सॉन्ग और एंथम, सीधे खड़े रहिए, रिस्पेक्ट के साथ उसका आदर कीजिए। सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, गुड आइडियोलॉजीज, एकदम ऊंचे विचार वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो आइडियाज होते हैं उसको चेरिश करो, उसको बढ़ावा दो, उसको फॉलो करो। which inspired our national struggle for freedom, ताकि हमारा जो नेशनल स्ट्रगल है, ओके, हमारी फ्रीडम के लिए हम उसको फॉलो कर सकें और उसको बढ़ावा दे सकें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, सोवर्निटी को मेंटेन करना, एक जैसा एक समान तरीके से सबको भेदभाव बिना किए एक समान तरीके से यूनिटी में रहना, इंटीग्रिटी में रहना, यही उसका मेन इस फंडामेंटल ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव है। Fourth, to defend the country and render the national service when called upon to do so. कंट्री को डिफीट करना नहीं, डिफेंड, प्रोटेक्ट करना, और हो सके तो हम अपनी सर्विसेज नेशनल के लिए या नेशन के लिए जब जरूरत पड़ती है तब देने के लिए तैयार रहना होता है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सबके अंदर भाईचारे से रहना। एंड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, ओके, transcending religious, linguistic and regional, trying to respect all the religious, all the languages, all the regional or sectional diversities, regional wise हो सकती है या section wise, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग गांव हो सकते हैं, टाउन्स हो सकते हैं, इनमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। to renounce the practices derogatory to the dignity of women, खास करके हम इंडियंस अपने कंट्री के अंदर विमेन की बहुत वैल्यू करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना हमें इस बढ़ावा देना जरूरी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो मिक्स कल्चर है हमारे कंट्री का, जो एकदम रिच टाइप का हेरिटेज जो है, इसका खास करके प्रिजर्वेशन करना जरूरी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, जो हम बहुत बिगाड़ते हैं, नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, उसको हो सके तो इम्प्रूव कीजिए, उसमें गंदगी फैलाना कम कीजिए। वरना ये जो मुहिम चलाई जा रही है, अभी की जो गवर्नमेंट जो बना रही है, इतना जी तोड़ करके मेहनत जो कर रही है, दैट इज आवर टुडेज गवर्नमेंट, यू कैन से फ्रॉम नरेंद्र मोदी टू हिज होल टीम, तो ये जो योगदान वो दे रहे, तो वो हमारे लिए है, हमारे कंट्री के लिए है या अपनों के लिए है, तो उसको हम हल्के से ना लें, इसको हो सके तो जितना परफेक्टली लागू कर सकते हैं लागू कीजिए। देन सेकंड, जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव द कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स को बेरहमी से ना मारे, इनको भी थोड़ा सा इस पोलाइट मैनर में ट्रीट करना सीखें। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, आपका एटीट्यूड चेंज कीजिए, साइंटिफिक टेम्पर आपके अंदर बढ़ाइए, ह्यूमैनिज्म को ज्यादा अहमियत दीजिए, इंसानियत के नाते इंसान को भूल मत जाइए। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, पूछताछ करते रहिए सबसे, पूछ परछ करने से कुछ खराब नहीं होगा, पैसे नहीं जाने वाले आपके, इंक्वायर करो, come to know something different from different places and make the modifications, make the changes, reform it. Then point number 9, to safeguard the public property and to abjure the violence, पब्लिक प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की समझ के उसकी धज्जियां मत उड़ाइए, ट्राई टू सेफ इट, कीप इट सेफ, सॉरी, सेफ गार्ड इट, उसका प्रोटेक्शन करना हमारा कर्तव्य है। पब्लिक की प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार तो है ही है, लेकिन उसको सेफ रखना भी हमारा अधिकार है। एंड टू एब्जॉर्ब द वायलेंस, वायलेंस को कम कीजिए, हिंसक मत बनिए, एकदम क्रोधित मत बनिए, डोंट बिकम वेरी अनोइंग कैरेक्टर। 10th, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल द स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल, सभी दिशाओं में हम अपने आप को डेवलप करना सीखें, ओके, खास करके अपनी खुद की डेवलपमेंट करें। एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, और कलेक्टिव सब एकजुट होकर ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा दें, सो दैट द नेशन
constantly rises to higher levels ताकि हमारा country higher level पर पहुंच सके, especially of endeavor and achievement, that is a betterment and the achievement of the yes country. I stop here. We'll continue from the point number 11, and in the next session we will try to end yes the point also. Clear? Thank you and have a nice day. We'll continue in the next session.